के अंतर विश्वविद्यालयीय अध्यापक शिक्षा केंद्र द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्राचीन ज्ञान परंपरा एवं आधुनिक शिक्षा पर इस एक दिवसीय वेबिनार में उपस्थित कुलपति प्रोफेसर श्री रजनीश कुमार शुक्ल जी, प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी जी जो सदस्य सचिव इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के हैं, श्री विनोद त्रिपाठी जी जो निदेशक हैं जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, सभी महानुभावगण, भाई और बहनों, प्रोफेसर रजनीश शुक्ला जी और प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी जी बड़े ज्ञानवर्धक अपने विचार व्यक्त किए। प्राचीन ज्ञान परंपरा को आधुनिक शिक्षा नीति के साथ किस ढंग से जोड़ा है और किस ढंग से प्राचीन ज्ञान परंपरा को आज की भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति आम जन में आत्मसात करते हुए संस्कारित करेगी, संस्कारक्षम बनाएगी, इस पर भी विचार व्यक्त किया है। और इसलिए प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी जी ने बहुत ही गंभीर तौर पर इस बात को रखा है कि विचार बड़े उपयुक्त हैं। 185 वर्षों के बाद भारतीयता और भारतीय संस्कृति पर आधारित यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसका क्रियान्वयन व्यवस्थित तौर पर हो ताकि सही माने में प्राचीन ज्ञान परंपरा को आज के छात्र के अंतर्गत इस तरीके से ले जाने का प्रयास किया जाए जिसे स्वयं अनुभव कर सके कि हमारे ज्ञान की परंपरा कितनी प्राचीन है, यह स्वयं महसूस कर सके। और इसका क्रियान्वयन आज के शिक्षा नीति के माध्यम से प्रभावी तौर पर हो सके, यह आपने अपेक्षा की है। मैं कह सकता हूं कि काफी उदाहरण दिया हमारे प्रोफेसर रजनीश शुक्ल जी ने, हमारे सच्चिदानंद जोशी जी ने, लेकिन मैं तो कहूंगा जैसे मनु ने धर्म को परिभाषित करते, धर्म के लक्षणों को परिभाषित करते हुए व्यक्ति के अंदर क्या क्या चीजें हैं और उसके व्यक्तित्व को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने की दृष्टि से कैसे तैयार कर सकती हैं, इसको बड़े ढंग से कहा है। और उन्होंने कहा है धृत क्षमा दमस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म रक्षण। अगर इस केवल इस मंत्र को देख लें आप तो इसमें आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों का समन्वित स्वरूप और व्यक्ति को सकारात्मक दिशा में काम करने की दृष्टि से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया है और इसी को धर्म के लक्षण के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। और ये भी उससे अंतर्गत निहित है कि सही माने में इस ढंग से आचरित करते हुए लोग चलेंगे तब कहा जा सकेगा कि हम सही माने में एक धार्मिक व्यक्ति हैं, कर्मकांडी नहीं, धार्मिक सद्गुणों को अपने अंतर्गत आत्मसात करते हुए समाज के अंदर क्या पाप है क्या पुण्य है इसका समुचित तौर पर विवेक रखते हुए कार्य करना और ये धारणा सधर्म इत्याहु, इस कल्पना को, इस विचार को साक्षात अपने जीवन में आचरित करते हुए समाज को जोड़ने का प्रयास करना, यह सही माने में प्राचीन ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आचरण व्यवहार को केवल ज्ञान ही नहीं तो ज्ञान को आचरण व्यवहार में किस तरीके से आचरित करते हुए चला जाए जिससे समाज को एक नई दिशा प्रदान कर सके, यह एक स्वरूप था, इसके साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सुझावों पर उच्च शिक्षा में शिक्षक शिक्षा के विभिन्न घटकों पर चर्चा परिचर्चा यह सम्मेलन का आयोजन पूरे देश में हो रहा है। यह प्रसन्नता की बात है कि श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर फलीभूत करते हुए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पूरे देश में शिक्षक पर्व का आयोजन कर रहा है।
अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र द्वारा श्रृंखलाबद्ध देशव्यापी विमर्श प्रारंभ किया जाना प्रशंसनीय है। उच्च शिक्षा संस्थानों के में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता युक्त शिक्षण एवं उत्तम शिक्षक की राष्ट्रीय रूपरेखा पर जोर दिया गया है। यह हमारे देश के लिए आवश्यक भी है। शिक्षा से जुड़े सभी लोगों को मिलकर गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए प्रयास करने चाहिए। प्राचीन काल से ही हमारा देश उच्च मानवीय मूल्यों एवं विशिष्ट वैज्ञानिक परंपराओं का देश रहा है। भारत की संस्कृति रही है कि भारत ने दुनिया को अलग अलग देश के रूप में माना ही नहीं है। अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। इतना व्यापक सोच, इस व्यापक सोच के आधार पर ही वसुधैव कुटुंबकम का भाव हमारे ज्ञान परंपरा के अंतर्गत विद्यमान था। और इसलिए मैं कह सकता हूं वसुधा का मतलब होता है केवल व्यक्ति नहीं है। वसुधा के अंदर गिरकंदराएं भी हैं, नदी नाले भी हैं, वनस्पतियां हैं, जंगल हैं, जीव जंतु हैं, मानव हैं। ये सब हमारे परिवार के अंग हैं। अगर इसको समुचित तौर पर ठीक से देखकर उसको संरक्षित करने का प्रयास किया जाए तो सही माने में जो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है वो पर्यावरण का संतुलन भी ठीक हो सकेगा और विश्व को एक सही दिशा में ले जाने का प्रयास भी संभव हो सकेगा। भारत ने विश्व गुरुत्व का जो स्थान प्राप्त किया था इस ज्ञान के कारण ही प्राप्त किया था, क्योंकि पूरे विश्व को एक दिशा प्रदान की थी, तो एक स्वरूप निर्माण किया था। महाउपनिषद के इस सिद्धांत के आधार पर भारत दुनिया को एक परिवार मानता है। यह अलग बात है कि पाश्चात्य सभ्यता की आपाधापी में हम भी यह गलती से समझने लगे कि यह सभ्यता भौतिकवाद पर टिकी है, न कि ज्ञान और आध्यात्म पर। इस सदी के उत्तरार्ध से पश्चिमी सभ्यता वाले देश भारतीय संस्कृति और सभ्यता को अपनाने और जानने पर जोर देने लगे। वेदों, उपनिषदों, स्मृतियों और यहाँ की जीवन शैली को जानने के लिए अपने यहाँ कई विभाग से लेकर शोध संस्थाओं की स्थापना करने में लगे हैं। मैं तो केवल अभी प्रोफेसर त्रिपाठी ने एक बात रखी कि महामाना मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों की। उनको लग रहा था कि भारतीयता और भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, इसका क्रमशः क्षरण हो रहा है। भारतीय ज्ञान को विलुप्त करने की दिशा में पाश्चात्य संस्कृति के कारण उस बात के प्रयत्न चल रहे हैं, उसे समाप्त होना चाहिए। और उसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय यह स्वयं बात कही गई, यह विश्वविद्यालय भारतीयता, राष्ट्रवाद, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, इसके ऊपर आधारित होगा। और आपको स्मरण होगा कि जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षा प्रारंभ की गई तो प्रारंभ में धर्म एक विषय अलग से था कि धर्म क्या है। राधा कृष्णन जी ने बहुत अच्छी तरीके से इसको परिभाषित किया है और इसको कैसे आचरण करना, क्या करना, इस संदर्भ में बड़े विस्तार से इन्होंने प्रस्तुत किया है। लेकिन धर्म, जैसा मैंने कहा, मनुष्य के अंदर की सद्वृत्तियों को जागृत करना, भारतीय संस्कृति को समझने का प्रयास करना, इसलिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और उसके अनुसार चलाने का प्रयास किया गया था। और इसलिए आज जो सारे जहां शोध कार्य चल रहे हैं, जैसा लग रहा है आप भी अनुभव करते होंगे, अब दुनिया में भारतीय शिक्षा पद्धति, भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर शोध हो रहे हैं। विश्वविद्यालय के, चाहे नालंदा विश्वविद्यालय रहा होगा, चाहे और भी दक्षिण विश्वविद्यालय रहा होगा, सभी विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों को जलाया गया था। कहते हैं कि चाणक्य के अंदर, जो चाणक्य ने भारत का, भारतीयता का एक व्यवहारिक स्वरूप
अपने ज्ञान के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। ऐसे साहित्य दिए थे, सारे साहित्य को जला दिया गया। बड़ा मुश्किल से कौटिल्य अर्थशास्त्र प्राप्त हुआ था, नहीं तो चाणक्य द्वारा प्रस्तुत साहित्यों को समाप्त कर दिया था। इसलिए कि अगर इस साहित्य का अवगाहन लोग करेंगे तो भारतीयता को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए ऐसे साहित्य को, ऐसे सारी चीजों को जलाने का प्रयास किया गया था। लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा पुस्तकों को जलाने से, पुस्तकालयों को विनष्ट करने से ये समाप्त होगी। अगर एक किसी के अंदर विकृत कल्पना रही होगी तो निराधार है। भारत की परंपराओं को आज विश्व भी अपना रहा है। हमें और हमारे भावी पीढ़ियों को भी भारत की प्राचीन मूल्य को यथोचित महत्व देना होगा। इसके लिए आंतरिक ज्ञान, गुण, शक्ति एवं आदर्शों को ठीक रूप से पहचानना एवं सही दिशा में दिशा प्रदान करना होगा। प्राचीन भारत में दर्शन, ध्वन्यात्मक भाषा, विज्ञान, अनुष्ठान, व्याकरण, खगोल विज्ञान, अर्थशास्त्र, सांख्य सिद्धांत, तर्क, जीवन विज्ञान, आयुर्वेद, ज्योतिष एवं संगीत जैसे विभिन्न मानव कल्याणकारी क्षेत्रों में कीर्तिमान की स्थापना करके मानव जाति की उन्नति में अत्यधिक योगदान दिया गया है। प्राचीन भारतीयों द्वारा आविष्कृत विचारों और तकनीकों का आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मूलाधार को दृढ़ करने में अद्भुत योगदान रहा है। जबकि इन अभिनव योगदान को वर्तमान में कुछ तो अपनाया जा रहा है और कुछ अभी भी अज्ञात है। उपनिषद यद्यपि ज्ञान कांड है जिसमें आध्यात्मिक जीवन का प्रतिपादन किया गया है, तथापि साधारण मनुष्यों को कैसे कर्म करने चाहिए इसका भी उल्लेख उपनिषदों से प्राप्त होता है। कर्मयोग का बहुत बड़ा महत्व है। कर्मयोग ही जीवन है, इसको भगवान कृष्ण ने कहा है। तैत्तरीय उपनिषद में नीति बोध को का रूप अधिक स्पष्ट रूप से उपलब्ध होता है। प्राचीन वेदों और अन्य शास्त्रों में चिकित्सा प्रणालियों का भी उल्लेख मिलता है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता 1500 ईसा पूर्व 700 औषधीय जड़ी बूटियों के साहित्य के मुख्य पारंपरिक संग्रह हैं। बहुविषयी शिक्षा, संपूर्ण विकास, जड़ से जग तक, मानव से मानवता तक की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशित है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कैसा हो, इस स्वरूप को यहां व्यक्त किया गया है। हमारे यहां का अध्यात्म, हमारे यहां का भौतिक स्वरूप और हमारे यहां का आत्मचिंतन किस प्रकार रहा है। समग्रता में विकास, और समग्रता में विकास ये शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। और समग्रता में जब विकास होगा, व्यक्ति के अंदर का आत्मविश्वास जागृत होगा। और व्यक्ति के अंदर का आत्मविश्वास जागृत है, वही अनंत शक्ति कहलाता है, उसी को भगवान कहते हैं। और जब व्यक्ति के अंदर अनंत शक्ति होता है तो किसी डरता नहीं है, आगे बढ़ता है। स्वामी विवेकानंद ने इसी को कहा था कि शिक्षा सही माने में व्यक्ति के अंदर की अनंत शक्ति को, आत्मविश्वास को जागृत करता है। सही माने वही शिक्षा कहलाती है। उस अनंत शक्ति को जागृत करना समग्र दृष्टि से ज्ञान उपलब्ध कराने के माध्यम से ही हो सकता है। इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से कराने का प्रयास है। मैंने पूरा उसको पढ़ा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और उसको देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि इस दृष्टि से समुचित तौर पर बड़े ढंग से विचार किया गया है। सांस्कृतिक रूप से बेशुमार भाषाओं और बोलियों के साथ साथ शास्त्रीय नृत्य एवं संगीत, लोक कला की विकसित परंपराएं, मिट्टी के पात्र, मूर्तियां और कांस, उम्दा वास्तुकला, असाधारण व्यंजन, हर एक प्रकार के शानदार टेक्सटाइल और भी बहुत कुछ, यह सब जीवन के सभी क्षेत्रों में हमारी महान विविधता को प्रदर्शित करता है।
विश्व धरोहर के लिए इन समृद्ध विरासतों को न केवल भावी पीढ़ी के लिए पोषित और संरक्षित किया जाना चाहिए, अपितु हमारी शिक्षा प्रणाली के जरिए इन्हें बढ़ाना चाहिए और इन्हें नए उपयोग में भी लाना चाहिए। इस वेबिनार का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में हमारी प्राचीनतम भारतीय ज्ञान, विरासत, परंपरा एवं शिक्षण पद्धतियों के सनातन मूल्यों को आधुनिक शैक्षणिक पद्धति व व्यवस्था में अभिसिंचित करना है। भारतीय ज्ञान परंपरा जो वैदिक एवं उपनिषद काल में थी, वह बौद्ध और जैन काल में भी रही। विभिन्न विश्वविद्यालयों की स्थापना और शिक्षा व्यवस्था से स्पष्ट परिलक्षित होता है, लेकिन इसका लोप विगत 200 से 300 वर्षों में हुआ है। इस राष्ट्रीय रूपरेखा में इसे भी उचित रूप में प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है। भारतीय शिक्षा के इतिहास पर जब हम दृष्टिपात करते हैं, भारतीय शिक्षा के इतिहास पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में शिक्षा का मूल उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति रहा है। इस उद्देश्य के अनुरूप शिक्षा का स्वरूप और विषय निर्धारित किए जाते थे। आज जरूरत है अध्यात्म को विज्ञान से, परमार्थ को व्यवहार से, परंपरा को आधुनिकता से जोड़ते हुए वैयक्तिक, सामाजिक एवं वैश्विक जीवन में समरसता के लिए एकता के सूत्र के खोजने की। ऋग्वेद की ऋचाओं में कहा गया है कि आ नो भद्राः कृतयो जंतो विश्वतः, अर्थात सात्विक विचार हर दिशा से आने दो, स्वयं को किसी से वंचित न करो, अच्छी बातों को ग्रहण करो, तभी भला होगा। प्राचीन ज्ञान परंपरा की आवश्यकता को पूरा विश्व महसूस कर रहा है। आवश्यकता है कि हम इस पर विस्तृत विचार मंथन करें। इस प्रकार के वेबिनार के माध्यम से, इस प्रकार के सामूहिक चिंतन के माध्यम से वर्तमान भारतीय शिक्षा नीति के पूरे अध्ययन करने के पश्चात जो विचार मंथन होगा, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार की अपेक्षा है, जिस प्रकार की हमारी सोच है और जिस प्रकार का भारत का स्वभाव, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारत के अंदर की विविधता और उसमें भी एकता का प्रकटीकरण, इसको शिक्षा के माध्यम से निश्चित रूप से व्यवहारिक स्वरूप प्रदान कर सकने में हम सक्षम होंगे। यह विचार मंथन उसी दिशा में चल रहा है। सब तरफ भारत की आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में लगातार जगह जगह विचार चल रहे हैं। मैं भी इसके पहले भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर कुछ लोगों के द्वारा वेबिनार के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं समझता हूं निश्चित रूप से इसके माध्यम से एक ऐसा निष्कर्ष निकलेगा जो ज्ञान रूपी मक्खन हमें प्रदान करेगा। और ज्ञान रूपी मक्खन का अगर हम समुचित तौर पर उसको ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से हम जैसा व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, जैसे आचरण की अपेक्षा करते हैं, जिस प्रकार के सोच की अपेक्षा करते हैं, जिस प्रकार की वैचारिक स्वच्छता स्पष्टता की अपेक्षा करते हैं, हमें प्राप्त हो सकेगी, ऐसा मैं अनुभव करता हूं। और आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति उस दिशा में एक दिशा प्रदान करने वाली है और इसलिए इसको मैं समझता हूं कि जितना ही इस पर मंथन किया जाए वो कम ही होगा, अधिकाधिक किया जाए। और ये वेबिनार जो श्रीमान विनोद त्रिपाठी जी ने आयोजित किया उसके माध्यम से निश्चित प्राप्त होगा। जो हमारे विद्वान जनों ने, दो लोगों ने, शुक्ला जी व जोशी जी ने जिस तरीके से अपना ज्ञान प्रदान किया है, निश्चित रूप से एक अच्छी स्थिति का निर्माण होगा। मुझे आपने इसमें बुलाया, अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।